आपको 4 अलग अलग बैलेंस विकल्प दिखाई देंगे। सबसे नीचे पे आउट का सेक्शन होगा, उसके ऊपर क्रेडिट होगा, फिर कुल बैलेंस होगा और सबसे ऊपर फंडिंग बैलेंस लिखा होगा। इसके बाद राजस्व बैलेंस आएगा, फिर क्रेडिट और अंत में पे आउट होगा। मैं जो जानकारी साझा कर रहा हूं वह थोड़ी छिपी हुई है, लेकिन मैं मोबाइल के माध्यम से इसे देखने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको 4 प्रकार के बैलेंस दिखाई देंगे। सबसे पहले मेरे वॉलेट पर टैप करें। जैसे ही आप मेरे वॉलेट पर टैप करेंगे, एक नया विकल्प खुल जाएगा। वहां 4 प्रकार के बैलेंस होंगे। सबसे ऊपर कुल बैलेंस, फिर फंडिंग बैलेंस, राजस्व बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और अंत में पे आउट होगा। कुल मिलाकर 4 प्रकार के बैलेंस होते हैं। जब भी कंपनी की ओर से आपको राजस्व मिलता है, वह राजस्व बैलेंस में दिखाई देता है। यदि आप अपने बैलेंस में धन जोड़ना चाहते हैं, तो वह फंडिंग बैलेंस में दिखेगा। कंपनी की ओर से आपको क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। मैंने पहले बताया था कि हमारे डेबिट कार्ड में डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। कई लोगों ने मजाक में पूछा है कि मुझे यह जानकारी कैसे मिलती है, लेकिन आपको अपने बैलेंस पर देखना होगा जहां क्रेडिट दिखेगा। क्रेडिट का मतलब है कि यह पैसा कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे आप खर्च नहीं कर सकते। इस पैसे का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए कंपनी की ओर से सभी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिनके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। क्रेडिट वॉलेट से हम कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं, लेकिन इसे निकाला नहीं जा सकता। सबसे नीचे पे आउट का सेक्शन होगा और उसके बगल में वापसी लिखा होगा। आपको वापसी विकल्प पर टैप करना होगा। यदि पे आउट सेक्शन में कोई कॉइन दिखाई दे रहा है, तभी आप वापसी का विकल्प देख पाएंगे। अगर आपका वॉलेट 0 है, तो यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ध्यान रखें कि जैसे ही आप वापसी पर टैप करेंगे, एक नया विकल्प खुल जाएगा। फिर अगला पर क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। सभी विवरण को ध्यान से भरना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप वापसी पर क्लिक करेंगे, तो एक संदेश दिखाई देगा जिसमें पूछा जाएगा, क्या आप वाकई ओ कॉइन को वापस लेना चाहते हैं? जैसे ही आप वापसी पर टैप करेंगे, आपकी स्क्रीन पर वही प्रश्न एक पॉपअप मैसेज के रूप में दिखाई देगा। यहां रद्द करें और अगला का विकल्प होगा। आपको अगला पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। फॉर्म में आपका नाम जो ओएस में है, वह स्वचालित रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और वैकल्पिक ईमेल आईडी भी दिखेगा। नीचे आपको अपना बैंक खाता नाम भरने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपको अपना खाता नंबर दर्ज करना होगा और फिर से उसे कंफर्म करने के लिए वही खाता नंबर दोबारा भरना होगा। इसके अलावा बैंक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। इसे संक्षेप में नहीं, बल्कि पूरा नाम लिखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई के बजाय पूरा नाम लिखना होगा और पंजाब नेशनल बैंक को भी संक्षिप्त नाम पीएनबी के बजाय पूरा लिखना चाहिए। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपको बीओआई के बजाय पूरा नाम लिखना होगा। ध्यान रखें कि आपको सभी फॉर्म बड़े अक्षरों में भरना है। इसके बाद आपको अपने बैंक की शाखा का नाम भी दर्ज करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी शाखा दिल्ली शाखा है, तो इसे उसी तरह लिखें। अपनी शाखा के नाम के साथ साथ आपको उसका जिला और राज्य भी भरना होगा। जैसे अगर आपकी शाखा औरंगाबाद है, तो आपको उसके साथ बिहार का नाम लिखना होगा। यह जरूरी है क्योंकि भारत में 2 जगहें हैं जिनका नाम औरंगाबाद है, एक महाराष्ट्र में और दूसरा बिहार में। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप अपनी शाखा का नाम, जिला और राज्य ठीक से भरें। अंत में आपको देश का चयन करने का विकल्प मिलेगा, इसलिए अपने देश का नाम सही से भरना न भूलें। नीचे दिए गए विकल्प में आपको स्विफ्ट कोड या आईएफएससी कोड में से कोई एक दर्ज करना होगा। याद रखें कि आपको या तो आईएफएससी कोड या स्विफ्ट कोड में से एक को भरना होगा। मेरी सलाह है कि यदि आपके पास स्विफ्ट कोड है, तो उसे ही दर्ज करें। स्विफ्ट कोड आमतौर पर 11 अंकों का होता है
और प्रत्येक राज्य में किसी एक बैंक का स्विफ्ट कोड एक समान होता है। उदाहरण के लिए, यदि एसबीआई का स्विफ्ट कोड महाराष्ट्र के लिए है, तो वही कोड पंजाब और दिल्ली के लिए अलग होगा। हर बैंक का अपना विशेष स्विफ्ट कोड होता है और दिल्ली के लिए भी सिर्फ एक ही कोड होगा। कृपया स्विफ्ट कोड को ऑनलाइन खोजने की कोशिश न करें। इसके बजाय अपने शाखा प्रबंधक से मिलकर सही स्विफ्ट कोड प्राप्त करें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्विफ्ट कोड 11 अंकों का होता है, जिसमें अंकों और अक्षरों दोनों का संयोजन होता है। यह एक संपूर्ण 11 अंकों का कोड है। आईएफएससी कोड भी 11 अंकों का होता है और आपको इनमें से किसी एक कोड को भरना है, या तो आपका आईएफएससी कोड या स्विफ्ट कोड। यदि आपके पास स्विफ्ट कोड है तो उसे ही दर्ज करें और आईएफएससी कोड न भरें। इसके बाद नीचे एक नीला ब्राउज़र आइकन दिखाई देगा, जिसका उपयोग आधार कार्ड को लोड करने के लिए किया जाएगा। जब आप उस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव किए गए आधार कार्ड की फाइल दिखाई देगी। सुनिश्चित करें कि आप अपने आधार कार्ड को पहले एडिट करके उसका आकार छोटा कर लें, ताकि उसका आकार 5 MB से अधिक ना हो। ऐसा करने से इसे लोड करना आसान होगा। जब आप फाइल लोड कर लेंगे तो आपको अगला का विकल्प दिखाई देगा। अगला पर क्लिक करने के बाद आपके वैकल्पिक ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको उस ओटीपी को लेकर यहां दर्ज करना होगा। जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करके कंफर्म करेंगे, आपका विड्रॉल सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और आपको वहां एक संदेश दिखाई देगा। कुछ ही सेकंड में पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे onpassive.com के URL में / के बाद AUTH लिखा होता है। जब तक आप इसे पूरा नहीं करते, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर ऐश ने बताया था कि हमें जो प्राइवेट लिंक प्राप्त हुआ है, उसी के जरिए हम लॉगिन कर रहे हैं। यह प्राइवेट लिंक केवल लॉगिन के लिए है, ताकि हम सभी अपने विवरण देख सकें। मिस्टर ऐश ने यह व्यवस्था की है ताकि लोग अपने प्रोफाइल की जानकारी हासिल कर सकें। कई लोगों को अपने प्रोफाइल की जानकारी दिखाई नहीं दे रही है और कुछ की तस्वीरें भी नहीं दिख रही हैं। जब से हमने दोबारा लॉगिन किया है, मैं हर दिन वेबिनार में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। फिर भी कई लोग मुझसे मैसेज और फोन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मीटिंग में भाग नहीं लिया, वे ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं। जो लोग मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। जो लोग मुझे फोन या मैसेज करते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूं कि आपने मीटिंग नहीं देखी है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप अपनी समस्या बताते हैं और डॉक्टर आपकी बीमारी का निदान कर देते हैं। जब लोग मुझसे संपर्क करते हैं, तो मैं आसानी से समझ जाता हूं कि वे मीटिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर भी वे कहते हैं, सर, मैं तो आपकी सारी मीटिंग देखता हूं। जब मैं मीटिंग में कुछ जानकारी साझा करता हूं, तो कुछ लोग उसे नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैं यह नहीं कह रहा कि आपको केवल मेरी मीटिंग देखनी चाहिए। भारत या अन्य देशों में जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, आपको उनसे जुड़े रहना चाहिए। हर जगह एक ही बात बताई जाती है, 2 और 2 4। दोस्तों, कोई भी लीडर आपको यह नहीं बताएगा कि 2 और 2 5 हैं। सभी यही बताएंगे कि 2 और 2 4 हैं। मैं यहां होस्ट से अनुरोध करता हूं कि जो लोग बाद में आ रहे हैं, उन्हें मीटिंग में शामिल करते रहें। किसी भी मीटिंग में जाने पर आपको यही सुनने को मिलेगा, 2 और 2 4।